जब ग्रहण पर चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए। तब जो आपने एक बाइट ली थी, वो बिट पूरे यूट्यूब और फेसबुक पर फैला हुआ है, जो कि काफी लोगों ने देखा होगा। ग्रहण काल में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। उमाकांतानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उससे जठराग्नि जो है कमजोर हो जाती है, ग्रहण काल में आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं। राजकुमार जी, आप बोल स्वास्थ्य रहे के हैं लिए कि आप हानिकारक कुछ होते खाइए हैं। मत। गौहर तो रजा ये साहब थोड़ा कुछ सा खाते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना एक सामान्य प्रक्रिया है। उस समय उस बारे में हमें कुछ बताइए, जब वो पर्पसफुली था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो पर्पसफुली था या फिर इससे पहले बताता हूँ। एक बार एनडीटीवी के ऊपर डिबेट थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वहाँ एक पंडित जी जो हैं वो बहुत देर से पत्थरों के ऊपर कि ये वाला पत्थर ऐसा होता है और इसका ये असर होता है, और नीलम ऐसा होता है, नीलम वैसा होता है, और पन्ना ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, वो चले ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं देर तक सुनता रहा। फिर मैंने कहा कि मैं पंडित जी की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और खास तौर से अंगूठी के पत्थर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये पत्थर तब इंपॉर्टेंट है जब अकल पे पड़ जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और रोजेंडर टॉक्स पर इस बार मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। पिछली बार मैंने आपको डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन से मिलवाया था, जो कि यूरेका होस्ट करते रहे हैं काफ़ी टाइम तक। पर यूरेका उनसे पहले जो होस्ट करते थे और साइंस कम्युनिकेशन में काफ़ी सारा काम जिन्होंने किया है, वो आज रोजेंडर टॉक्स पर हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गौहर रजा का। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक शुक्रिया। मैं रोजेंडर का भी और आपका भी शुक्रिया अदा कर दूं। जी सर। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। आप निस्टेड्स और निस्केयर्स दोनों ही संस्थाओं में काम करते रहे हैं काफ़ी समय तक। आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा था, और इन दोनों संस्थाओं के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं। मैं आईआईटी से निकला तो फौरन ही नौकरी लग गई एक मल्टीनेशनल में। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पैसा कमाना जिंदगी का मकसद नहीं है, कहीं और चलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो नया नया एक इंस्टीट्यूट बना था सीएसआईआर का, जिसका नाम उस वक्त निस्टैड्स रखा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। जब मैं वहां आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस ओखली में सर दे रहा हूं। और एज इंजीनियर मुझे लग रहा था कि मैं पूरी की पूरी जो नेशनल लेवल पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री है उसको स्टडी करना चाहता था। तो वहां पर सिलेक्शन हो गया मेरा, और काफी झगड़े के साथ हुआ था। क्योंकि इंटरव्यू एक साल बाद एडवर्टीजमेंट के हुआ था, तो मैं वैसे ही चला गया था कि भाई आप लोग सीरियस नहीं लगते मुझे। अगर कोई बेरोजगार आदमी चाहिए था तो वो तो एक साल में भूखा मर गया होगा, और मेरी तरह का अगर थोड़ा एक्सपीरियंस वाला चाहिए था तो उसको कई प्रमोशन मिल चुके। मैंने तो, मुझे याद भी नहीं कि किस लिए अप्लाई किया था, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमारी। बहरहाल उसके बाद सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर उस इंस्टीट्यूट को सभी, उसमें 2-3 को छोड़ करके नौजवान थे, नया इंस्टीट्यूट था, और हम लोगों में बड़ा जोश था।
कुछ कर दिखाने का। तो ये एशिया का पहला साइंस पॉलिसी इंस्टीट्यूट था दुनिया भर में, अगर देखा जाए तो। इससे मुकाबला था ससेक्स का, जो इंग्लैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी साइंस पॉलिसी इंस्टीट्यूट था और हमारा था। तो हम लोगों की नजरें उस तरफ थी कि वैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और हम लोगों ने बनाया भी, बहुत काम किया। और उस समय के डायरेक्टर कौन रहे थे सर? ए रहमान साहब। ए रहमान साहब, उन्होंने ही, ये उनका ही ख्वाब था, और हम लोगों ने जुट करके, जोश था तो प्रोटेस्ट भी करते थे। और ये भी है कि देश में किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ पॉलिसी लेवल के ऊपर नहीं बल्कि जनता के बीच से कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ख्वाब था हम लोगों का, जो नौजवान वहाँ आए थे। और उस पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर कई डिविजन्स ऐसे बने जो दुनिया में कहीं नहीं थे, जैसे हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ साइंस जैसे। जी। तभी एक नया दुनिया में एरिया इमर्ज हो रहा था, जिसको बाद में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस नाम दिया गया। उस वक्त उसको साइंटिफिक लिटरेसी का नाम ज्यादातर दिया जा रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स में शुरुआत हुई थी, यूके में थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, कुछ फ्रांस में शुरुआत हुई थी। इस एरिया में कुछ लोग काम कर रहे थे और बड़े बड़े सर्वेस करने थे। पहला जर्नल निकला यूके से, जिसका नाम ही पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस था। तो एक डेडिकेटेड जर्नल जरूरी होता है किसी भी एरिया को अपलिफ्ट करने के साइंटिफिक लिए। एरिया को बढ़ाने के लिए, वो बहुत जरूरत होती है उसकी। उसके बिना कोई एरिया नहीं बनता, साइंस में नहीं बनता जर्नल्स के बिना। जी। उसी वक्त ये भी आइडिया आया कि यूएस में खास तौर से कि साइंटिफिक लिटरेसी के बड़े सर्वेस किए जाएं, और उसके फौरन ही बाद एक और संस्था बनी जिसको यूरो बैरोमीटर का नाम दिया गया। इसका असल मकसद ये था कि साइंस लोगों तक, आवाम तक कैसे पहुंचाई जाए, कौन सी साइंस पहुंचाई जाए और किस तरह की साइंस पहुंचाई जा सकती है। साइंस तो सारी है, अब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पहुंचाना चाहते हैं या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें इंटरवीन करना चाहते हैं, या आप नैनो पार्टिकल्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये बहुत जटिल सवाल थे उस वक्त के। बहरहाल हमारे यहाँ शुरुआत हुई निस्टैड्स में, जिस एरिया में मैंने कदम रखा पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के। उस वक्त ही जॉन मिलर और जॉन ड्यूरेंट दो साथी थे। एक यूके में थे जॉन ड्यूरेंट, और जॉन मिलर यूएस में थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में थे। साथ ही साथ ऑलमोस्ट हम लोगों ने शुरुआत की, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं, बड़ा सर्वे करने में आसान नहीं होता है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो और होमोजेनिटी नहीं है, बहुत वैरायटी है। तो हमारे लिए सर्वे करना बहुत मुश्किल था, रिप्रेजेंटेटिव सर्वे। जी। 1989 में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमको, और ये आइडिया आया कि बहुत बड़ा मेला होता है इलाहाबाद का, जिसे हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। वहां पर ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं। तो हमने बीड़ा उठाया और चल दिए एक टीम बना करके, और वहां पर सर्वे किया पहला। हमें ये एहसास था कि वो सर्वे के सवाल जो दुनिया में और जगह पूछे जाते हैं, वो सवाल हिंदुस्तान में नहीं पूछे जा सकते। हिंदुस्तान में कुछ नए तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से। और जब जॉन मिलर एक मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे, जिसे साइंटिफिक लिटरेसी मॉडल कहा गया, तब हम यहां शुरुआत कर रहे थे, मतलब मैं और मेरा ग्रुप शुरुआत कर रहे थे, जिसे हमने कल्चरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, साइंस कम्युनिकेशन का नाम दिया। ये कल्चरल मॉडल जो था वो बिल्कुल अलग था यूरोप के मॉडल से, जो आज एस्टैब्लिश हो गया है एक बड़े अहम मॉडल की तरह से।
इसलिए कल्चर ऑफ साइंस की बहुत बात हो रही है आजकल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। इस मॉडल में हम ये देखना चाहते थे कि जो साइंस का कल्चर है उसका तालमेल हमारे अवाम के कल्चर से, लोकतंत्र के कल्चर से कैसे मिलता है, और कहाँ दोनों में टकराव पैदा होता है और कहाँ दोनों के बीच साइनर्जी होती है। यानी साइंस से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जो लॉज हैं, जो डेटा है, जो जानकारी, ये जानकारी कौन सी ऐसी होती है जो आवाम को चाहिए और कौन सी ऐसी होती है जो आवाम एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता, और कैसे बेसिकली साइंस को किस तरह से आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सकता है लोगों तक, और किस तरह की जो हमें मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी कि साइंस को और ज्यादा अच्छे से पहुंचाया जाए। लाइक अगर न्यूक्लियर फिजिक्स भी लोगों को समझानी है तो उसके लिए कैसे समझाया जाए। जी, क्योंकि आप पढ़ा तो नहीं रहे हैं क्लास के अंदर, जी, आप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब पढ़ा रहे हैं तो वो अलग तरीके से होता है, वो भी उन लोगों को जिनका साइंस से कोई ताल्लुकात नहीं है। करेक्ट। हमारे यहाँ 10वीं तक एजुकेशन सिस्टम में साइंस पढ़ाई जाती है, जी, राइट। तो क्लास के अंदर, यानी एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है साइंस कम्युनिकेशन की, जी, लेकिन वो बिल्कुल उसका नेचर डिफरेंट है टेलीविजन से, अखबार से, या अब इंटरनेट है। इंटरनेट से, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लेकिन अलग अलग जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनका अलग अलग नेचर होता है। तो क्या विंडो क्रिएट की जा सकती है टेलीविजन में साइंस कम्युनिकेट करने की? क्या अखबारों में विंडो क्रिएट की जा सकती है साइंस कम्युनिकेशन की? क्या इंटरनेट एक विंडो है साइंस कम्युनिकेशन? और अगर है तो इनका अलग अलग रेडियो का क्या नेचर है? ये सारे जटिल सवाल थे जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया, और आज दुनिया में हमारा काम माना जाता है। बहुत सही है सर, बहुत ही मज़ा आया ये बात सुनकर। सर, ये तो थी निस्टैट्स में आपके काम। निस्केयर्स में आप उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और निस्केयर्स को हम वैसे ही बोलते हैं कि निस्केयर्स के फुल फॉर्म ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन है। करेक्ट। तो वहाँ पर आपने फिर क्या काम किया? निस्टैट्स का नेचर ये था उस वक्त तक, अब तो दोनों ही इंस्टीट्यूट खत्म हो गए। अब दोनों एक निस्पर करके एक नया इंस्टीट्यूट जो है वो बन गया है। हाँ, ये अजीब बात है कि पीआईडी का नाम इतनी बार चेंज हुआ, एक बार और चेंज हो गया। शुरुआत में वो निस्केयर हो गया था जब मैं वहां गया। निस्टैट्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट था जी, तो हम उसमें एक्टिवली कम्युनिकेशन जो था वो करना हमारे लिए दिक्कत तलब था। तो निस्केयर जो इंस्टीट्यूट था वो इसी के लिए डेडिकेटेड था कि वो साइंस कम्युनिकेट करेगा। उसमें 2-3 तरह से साइंस की कम्युनिकेशन होती थी। एक तो साइंटिस्ट के बीच की कम्युनिकेशन, जिसके लिए वहां 23-24 जर्नल्स थे। दूसरे आम जनता के लिए कम्युनिकेशन, जिसमें विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर और साइंस की दुनिया 3 लैंग्वेजेस में आती थी। इसी तरह से वो पॉपुलर किताबें बनाते थे, पॉपुलर साइंस की किताबें बनाते थे। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी थी साइंस डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की भी, यानी जो कुछ कर पा रहे थे हम पॉलिसी लेवल के ऊपर, उसको कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ जनता के साथ जुड़ करके, जो शुरू से ही आइडिया था कि जनता के साथ जुड़ करके हम पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करें और खुद कम्युनिकेट भी करें। जो हम कह रहे हैं कि हमारा मॉडल बेहतर मॉडल है यूरोपियन मॉडल से, तो हम दिखा भी तो पाएं उसे। जी, ये भी ये थोड़े ना है कि थियोरिटिकली हमने कह दिया कि हमारा ऑन पेपर हमारा मॉडल बहुत अच्छा है और इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो यही इरादा था, इसलिए वहां पर एक यूनिट बनाया जिसमें डायरेक्टली हम साइंस कम्युनिकेट कर रहे थे और टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे थे, एग्जीबिशंस का इस्तेमाल कर रहे थे, पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उस तरह से हम आम जनता के बीच में ले जाने की साइंस को कोशिश कर रहे थे। जी, बहुत बढ़िया। और सर, आप अब किस तरह से देखते हैं, लाइक जब आप काम किया करते थे निस्टैट्स में और निस्केयर्स में, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में, आज तो खैर दोनों ही मर्ज होकर निस्पर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है
बदकिस्मती है कि इंस्टीट्यूट्स को बढ़ना चाहिए था। वो मेरा मर्ज मानना हो यह रहे है हैं। कि इंस्टीट्यूट्स का नंबर कम करने के लिए नहीं की जरूरत नहीं है इस देश में, इंस्टीट्यूट्स का और साइंस के इंस्टीट्यूट्स का बढ़ाने की जरूरत है। मुझे कहीं ज्यादा खुशी होती कि अगर निस्केयर में से एक अलग शाखा सिर्फ निकल के आती। शाखा निकल के आती जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती, नए जो मीडियम्स आए हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट एक क्रिएट हो जाता, एक नया ये इंस्टीट्यूट चीज सर मैंने भी देखी है, और इस बारे में मैंने विज्ञान प्रसार में काम कर रहे वैज्ञानिकों से भी बात करी। हम साइंस कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर हमारे मॉडल्स बहुत पुराने हैं। हम यूट्यूब पर अभी आए हैं, और निस्केयर्स का तो खैर यूट्यूब चैनल पर ज्यादा कुछ एक्टिवेशन है भी नहीं, बट जहां हमें होना चाहिए, लाइक साइंस कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारी टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं और आम जनता हो। आम जनता। फिर भी अगर बच्चे भी हैं, उसमें बड़े भी हैं। स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा क्यूरियस होते हैं इन सब चीजों। एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स जी साइंस कम्युनिकेशन से हम समाज में इन्फ्लुएंस उन्हें नहीं कर पा रहे, तो बच्चों की एक एजुकेशन जो घर के ऊपर होती है वो कहीं ज्यादा गहरी होती है। और अगर हमारे पेरेंट्स साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं है समाज के अंदर, तो बच्चे साइंटिफिकली टेम्पर्ड हो ही नहीं सकते। हम कितनी भी कोशिश करें नहीं हो सकते। जी, प्रॉब्लम वही है। हाँ सर, ये बात जो आपने कही है वो काफी मैं उससे एग्री करता हूं, बट मेरा पॉइंट ये था कि अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा रहा है। लाइक टीवी मीडिया से अभी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट सोशल मीडिया के माध्यम से हम जितना साइंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन वो काम कर रहा है। नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो इंस्टीट्यूशन से और इंस्टीट्यूशंस निकलने चाहिए क्योंकि जरूरतें भी बदली हैं और नए जमाने में हमें नए इंस्टीट्यूट्स की भी जरूरत है। यहां से अगर एक इंस्टीट्यूट निकलता और वो जर्नल्स को भी एक नया रंग देता, बिल्कुल जो हमारी साइबर स्पेस है उसकी जरूरतों को पूरा करता जी, या जो हम डायरेक्ट साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कई चैनल्स बनती अलग अलग साइंस के एरियाज की, या एक 24 घंटे की चैनल बनती, तो वो इंस्टीट्यूट एक अलग इंस्टीट्यूट होता जो रिसर्च करके साथ में, और कम्युनिकेशन में रिसर्च की बात कर रहा हूं, और वो साइंस लोगों तक पहुंचाता। वो कहीं ज्यादा बेहतर होता बनिस्बत इसके कि दो इंस्टीट्यूट्स को मिला करके एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया। ये बात तो आपकी मैं काफी हद तक एग्री करूंगा, और इस बारे में सोचना चाहिए, लोगों को भी काफी हद तक सोचना चाहिए। इसी तरह से पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अंदर, निस्टैट्स के अंदर कई और इंस्टीट्यूट के बीज मौजूद थे। बजाय उन बीजों को पेड़ बनाना और फलने फूलने देने के बजाय मर्ज कर दिया गया। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। हम फिलॉसफी ऑफ साइंस का एक अलग इंस्टीट्यूट बना सकते थे, हिस्ट्री ऑफ साइंस का एक अलग इंस्टीट्यूट बना सकते, पॉलिसी इन कम्युनिकेशन का एक अलग इंस्टीट्यूट बना सकते थे, पर नहीं किया हमने तो मर्ज कर दिया, हम तो खत्म कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस पे सर इंस्टीट्यूट की आपने बात करी, मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में जब भी बात आती है, हम अगर अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स देखें, अगर 11वीं 12वीं कक्षा का, तो उनमें हमें हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ाया तो जाता है। साइंस जिस तरह से पढ़ाया जाता है बहुत अच्छा कोर्स है हमारा, बट उसमें मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि हम भारत के साइंस को कहीं भी उसमें जगह नहीं देते। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अजीब बात आप कह रहे हैं। साइंस होती है, साइंस होती है सर, बट मैं इन कैटेगरीज में यकीन न रखता था और न रखता हूं जी, कि कोई यूरोपियन साइंस होती है, कोई भारतीय साइंस होती है, कोई चाइनीज साइंस होती है, कोई अरबी साइंस होती है। ऐसा कुछ नहीं है जी। अरब में साइंस हुई, हमारे यहाँ साइंस हुई, चाइना में साइंस हुई। मतलब हम क्यों बांटने में लगे हुए हैं भाई? अगर कोरोना वायरस चाइना से निकला है तो दुनिया के हर हिस्से में रिसर्च हुई और उसका फायदा हुआ। आज हम फायदा दूसरों की रिसर्च का ही तो उठा रहे हैं देश में। जी, तो क्या मतलब है इसको कि हम ठूस के कहें कि हमारी साइंस अलग साइंस है? नहीं है अलग साइंस। जी, साइंस है। साइंस कोई भारतीय साइंस नहीं होती। न्यूटन के लॉ कोई उनके ऊपर कॉपीराइट नहीं है इंग्लैंड का। हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं ना न्यूटन के लॉ। बिना पढ़ाए हुए आप साइंस कैसे पढ़ेंगे बताइए? बिल्कुल सही सर।
वो बेसिक है, वो बेस फिजिक्स का वहां से बेस चालू होता है। फिर ये इंडियन साइंस क्या होती है? हमारे भारतीय साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? हाँ ये सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो ये जायज सवाल है। जी। और वो हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, किन एरियाज में फोकस ज्यादा है, किन में कम है, कितनी हमको ग्रांट मिल रही है, जीडीपी का कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, ये सवाल हिंदुस्तान के सवाल है, हमारे देश के सवाल है। और इन सवालों को पूछना और इनके ऊपर बात करना और इनको कम्युनिकेट करना, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और साइंस के लिए खासतौर से अवाम का पैसा इस्तेमाल होता है, इसलिए अवाम को ये हक है कि वो जाने कि कौन सी साइंस में ये पैसा उनका खर्च किया जा रहा है। अभी आपके हिसाब से कितना हम कर पा रहे हैं कि साइंस जो भी हमारे लैब्स में हो रही हैं उनको कितना लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस का भी जो टाइम चला था, पेंडेमिक के टाइम पे काफी हद तक लैब की रिसर्च को पहुंचाने की कोशिश की गई, बट बाकी रिसर्च नहीं पहुंच पा रही अभी भी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी साइंस के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, तो लगभग 5.5% ऑफ द जीडीपी, कुछ क्लेम किया जाता है कि 0.75 है, कुछ किया जाता है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा है, अलग अलग डेटा अलग अलग चीज बताते हैं, लेकिन ये 1% तक नहीं पहुंचे, जो एक बड़ी बाधा है हमारे देश में साइंस को करने की, साइंटिफिक रिसर्च की। जहां तक सवाल इसका है कि हमें कंपेयर करने की अगर जरूरत पड़े, तो 2000 तक यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी में चीन और हम दोनों बराबर का इन्वेस्टमेंट करते थे जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से, और उनकी इकोनॉमी भी हमारे बराबर की ही इकोनॉमी थी, तो टोटल खर्चा भी बराबर का ही था लगभग। 2005 तक चाइना ने इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके 1.5 कर दिया, जो 3 गुना बढ़ोतरी थी। और इस बीच में चाइना जो है उसकी इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ी थी जी। तो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा था वो चाइना का कई गुना बढ़ा था, हमारा अभी भी वहीं अटका हुआ है। और इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 2014 के बाद जब गवर्नमेंट बदली है तो उसके बाद इफेक्टिवली कम हुआ है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इस पीरियड में बहुत तेजी से बढ़ा है, इकोनॉमी नीचे गई है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप वही रखें तो जाहिर है कम हुआ है जी। ये बहुत सामने की बात है। आंकड़े इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं इस बीच में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हमारे वरिष्ठ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं इस बीच में, छोड़ करके देश चले गए या उन्होंने कोई और काम करना शुरू कर दिया है। ये बहुत भयानक बात है, किसी भी देश के लिए बहुत भयानक है। और इसलिए भयानक है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्र है और मुझे कई चीजें याद हैं कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मिडिल क्लास को, मेरे फादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन हमें गेहूं, चावल, दाल, मिट्टी का तेल, कपड़ा, इनके लिए राशन की लाइनों में खड़ा होना होता था जी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इन्वेस्ट किया, जो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, जो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, हमने डीआरडीओ बनाया, हमने बहुत सारे संस्थान बनाए, उसका फायदा आपकी नस्ल को हुआ। जी ये तो है सर। आपने नहीं देखा। जी हाँ। आप नहीं खड़े हुए राशन की लाइन में। जी राइट, मुझे मालूम है कि आपकी जनरेशन राशन की लाइन में नहीं खड़ी हुई। हम तो एक क्लिक 60 करते हैं साल राशन लगे घर पे। हमको लगभग यहां पहुंचने में, जहां हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन राशन की दुकान के ऊपर खड़े होकर के और ना ले चीजें। साइजेबल सेक्शन, एक सेक्शन है देश का आज भी जो जिसको राशन की दुकानों पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन साइजेबल सेक्शन यानी आत्मनिर्भरता आई इस देश में। अब अगर हम उसमें कम कर दें
तो हमारी अगली जनरेशन्स भुगतेंगी, उसका असर जो है वो अगली जनरेशन्स पे पड़ने जा रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आज अगर आप करेंगे तो उसका फल 25 साल बाद, 30 साल बाद आपको मिलेगा। ये उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप और साइंटिफिक लीडरशिप का विजन था एक देश का, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाना है हमको। और उस वक्त देश बहुत गरीब देश था, तब भी हमने अपनी कमर कसी और कहा नहीं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उस लीडरशिप का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, क्या कर रहे हैं आप, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या पहुंचाएगी, यहां तो लोग भूखे मर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ बहस उस वक्त हुई, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर। आज अगर हम कट करते हैं तो हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे जी। वापस हम वहां पहुंच जाएंगे जहां सन 47 में थे, और अगली आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जी, काफी गहरी बात कही है सर ने, जिस पर सोचने की जरूरत आप लोगों को है, आप व्यूअर्स हैं, और इस बारे में सोचिए और इस पर सवाल करिए, और सवाल करने से ही बात आगे बढ़ेगी। इस पर जितना आप सवाल करेंगे, जितना आप बात करेंगे, उसी से चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिखाई देने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो सर ये तो रही बातें निस्टैड्स की, निस्केयर्स की और भारत के साइंस में जो हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कितना हम लोगों ने भारत के साइंस में इन्वेस्ट किया है अब तक। अब बात करते हैं यूरेका की। अभी थोड़े टाइम पहले मैं डॉक्टर टीवी से बात कर रहा था, डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन, वो अभी हाल ही में यूरेका होस्ट कर रहे हैं, पर उनसे पहले आप होस्ट किया करते थे यूरेका। और मुझे आज भी याद है, मैं यूट्यूब पर ऐसे ही सर्च कर रहा था, तब मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा, उसमें आपने प्रोफेसर यशपाल का इंटरव्यू किया था। यूरेका के बारे में आप हमें कुछ बताएं। यूरेका का आप कब से आपने स्टार्ट किया था? यूरेका 2015 तक आपने यूरेका किया। RSTV अभी बन ही रही थी, और वहाँ पर मेरा एक कलीग जो मेरी टीम में था, एक चैनल के ऊपर, वहाँ से वो CEO बन करके RSTV में आ गए थे। एक दिन मैं जा रहा था घर से, और उस दिन ड्राइवर और कार थी मेरे पास जी। तो अगर खुद चलाते हुए जाओ तो ज़्यादा नज़रें इधर उधर नहीं होती, सड़क पे नज़रें होती हैं। तो मैं जा रहा था और मैं बिल्डिंग्स के, बड़ी बिल्डिंग्स के और सड़कों के नाम पढ़ता हुआ जा रहा था। और मुझे यहां से लेकर के और निस्केयर के कॉम्प्लेक्स तक एक अकेला साइंटिस्ट का नाम दिखाई दिया, डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग, जो कि जहां पर जो हमारा पूसा कैंपस है वहां पर है। तो आखिरी जगह बाकी या तो भगवानों के नाम थे जी, और या फिर पॉलिटिशियंस के नाम थे जिनको कोई याद नहीं करता जी, सड़कों के ऊपर। तो या तो भगवान के नाम पे या मुझको बहुत गुस्सा आया। और एक बात सर मैं आपको एक और बता दूं, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, KS कृष्णन को मुश्किल ही उनको कोई जानता होगा। KS कृष्णन मार्ग है, बट KS कृष्णन मार्ग पे रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि KS कृष्णन है कौन सा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि हमारे देश की जो छवि बन रही है अपने यहाँ जी, हमारी नस्लों के लिए, अगली नस्लों के लिए और बाहर के लिए भी जी, जो छवि बन रही है वो ये कि ये देश सिर्फ या तो पॉलिटिशियंस पैदा करता है, राजनेता पैदा करता है, या भगवान पैदा करता है जी। इसने कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा किया, इसने कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं किया, इसने कोई लेखक पैदा नहीं किया, इसने कोई गाने वाला पैदा नहीं किया, कोई म्यूजिशियन पैदा नहीं किया, जो हमें दूसरे देशों में दिखाई देता है। तो इस गुस्से में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बात करूंगा गुरदीप से, और ये आइडिया क्लिक कर गया। मैंने कहा कि साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ के हीरोज हैं, हमें उनके बारे में एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। और वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसका नाम यूरेका रखा गया। मैंने जब शुरुआत की थी तो उसमें काफ़ी अड़चनें आती ही हैं, कोई भी चीज़ आप शुरू करें तो
उसमें अड़चने आती हैं, लेकिन ये कि साइंटिस्ट की तरफ से बहुत एंथुसियाज्म था। जो कि आज भी मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ रोजेंडर टॉक्स पे, मुझे आज के टाइम पे काफी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो ये तो मैं मानूंगा सर। उसमें पैरामीटर ये रखे थे कि एक तो भाई बंदों को नहीं करना, क्योंकि जब आप साइंटिफिक कम्युनिटी में हैं तो कोई पैरामीटर रखना पड़ेगा जी ना जी आपको। जी जी। तो एक सीधा पैरामीटर हो सकता है कि भाई अपने जान पहचान के लोगों को इंटरव्यू करो, मौका मिल गया, या उन्हें ओब्लाइज करो कुछ लोगों को कि भाई जी। आप का चेहरा आएगा। तो उसमें बहुत सिंपल पैरामीटर रखा था। एक तो ये कि जो जितने भी भटनागर अवार्डीज हैं हम उनको इंटरव्यू करेंगे। हम उनको इंटरव्यू करेंगे जिनको हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर भटनागर अवार्ड के बराबर का कोई अवार्ड मिला, और हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को करेंगे। तो जब तक मैं रहा मैंने ये पैरामीटर रखा था। लगभग 110-111 बड़े साइंटिस्ट को देश के उसमें इंटरव्यू किया, उनकी जिंदगी के बारे में बात की, उनके काम के बारे में बात की, उनकी ख्वाबों के बारे में बात की। और मेरा मानना यह है कि वो एक मेजर और बेहतरीन प्रोग्राम था जिसको ऑडियंस ने बहुत सराहा। लोग इंतजार करते थे उसके आने का हर हफ्ते। काफी ये भी होता था कि सर जिन वैज्ञानिकों को हम लोग नहीं जानते हैं, जिनका सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्होंने ये रिसर्च करी है या इनको ये प्राइज दिया गया है इस साल, उनके बारे में कुछ ज्यादा जानने को हमें उसमें काफी कुछ मिलता था। एक मजे की बात सुनाता हूँ। जी सर। मुझे अपनी शक्ल नहीं पसंद तो मैं इस प्रोग्राम को एंकर नहीं करना चाहता था, डायरेक्ट करना चाहता था। जी। मैं सारी मेहनत करने को तैयार था, और मैंने यूरेका के ज्यादातर प्रोग्राम देखे नहीं है होने के बाद। मैं अपने आप भी बना रहे हैं, मैं देखूंगा नहीं से। तो एनीवे मैं एंकर नहीं करना चाहता था। वहां खूबसूरत चेहरे थे, यंग चेहरे थे बहुत, तो उनमें से किसी को सिलेक्ट करके सब ने हाथ खड़े कर दिए। कोई नहीं करना चाहता था क्योंकि साइंस का प्रोग्राम करने से डर लगता है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमारा टेलीविजन इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में वो लोग जाते हैं जो साइंस से भाग के आए। जर्नलिज्म की एक इमेज है कि साइंस नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टरी नहीं कर पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो चलो जर्नलिज्म कर लेते हैं। तो ये लोगों को मेंटल ब्लॉक होता है। जहां साइंस का नाम आया वहां पे अब नहीं हो सकता। आपकी इस बात से सर मेरे को अपने दूसरे चैनल की याद आ गई जिसपे मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के इंटरव्यूज करता हूं। अब तक करीब 8 से 10 स्टैंड अप कॉमेडियंस के इंटरव्यूज किए हैं और उनमें से 60% से ज्यादा हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। वेरी गुड। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले वहां जाने लगे हैं, लेकिन पहले यही था कि जिससे और कुछ नहीं हो रहा वो इधर ये लाइन जर्नलिज्म करेगा। तो फिर मुझे एंकर करना पड़ा इस प्रोग्राम को। हमने ये भी कोशिश की कि और साइंटिस्ट मिल जाएं जो इसे एंकर करें, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो ट्रेंड ही नहीं होते हैं कैमरे के लिए और कैमरे के सामने बोलने के लिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे जो आइडियल्स थे वो प्रोफेसर यशपाल जैसे लोग थे जो खुद बहुत खूबसूरत साइंस कम्युनिकेटर थे, डॉक्टर स्वामीनाथन जैसे लोग, डॉक्टर UR राव, ये लोग थे जो खुद बहुत बेहतरीन साइंस कम्युनिकेटर थे। मेरे फादर भी बहुत बेहतरीन साइंस कम्युनिकेटर थे। जी। तो सर आपने प्रोफेसर यशपाल का नाम अब लिया ही है, तो आपने जब उनका इंटरव्यू किया तब आपके मन में क्या क्या, एक तो एंथुजियाज्म कैसा था और दूसरी बात आपको कैसा लगा उनका इंटरव्यू करके जिनसे आपने काफी कुछ सीखा है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जनरेशन के जो कम्युनिकेटर थे जी, उनके आइडियल थे प्रोफेसर यशपाल। लेकिन कई ऐसे इंटरव्यूज हैं जो मुझे याद हैं कि जिनमें मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी। जी। प्रोफेसर यशपाल का एक था, हालांकि वो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे और बहुत दोस्ती वाला उनका रवैया होता था हमेशा बातचीत का। जब भी मिलने गए
उनसे पुराने ताल्लुकात थे, 80s से उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पर प्रोफेसर स्वामीनाथन का, जिनका नाम अभी मैंने लिया, प्रोफेसर यूआर राव का, जो स्पेस साइंटिस्ट थे जी। बड़े, और लगभग उनका भी इंतकाल साथ ही साथ हुआ है। ये कुछ नाम थे जो मेरे लिए आइडियल थे, जी। और इन लोगों को इंटरव्यू करने में थोड़ी नर्वसनेस जरूर रही। मुझे नहीं मालूम कि वो कैमरे पे दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, पर नर्वसनेस इसलिए थी कि इनका कद बहुत बड़ा है। ऊंचा कद था, बहुत ऊंचा कद था इन लोगों का। प्रोफेसर यशपाल का कोई भी और इंटरव्यू, कोई भी और लेख, और कहीं भी वो चीजें नहीं हैं जो कुछ इस इंटरव्यू में पूछी गई हैं और उन्होंने बताई हैं। उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, माइग्रेशन के बाद जब बंटवारा हुआ देश तब का, किस तो किस प्रकार तरह से से वो डीएस कोठारी सर वाली कहानी जो थी वो कई जगह आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये भी टाइम था कि एक चलता हुआ इंस्टीट्यूट था, उन्होंने कहा कि हमें बस क्लासरूम्स चाहिए, उन्होंने कहा हाँ तुम स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग बात वो है, बहुत ही वैल्यूएबल इंटरव्यू है, बहुत जो सर। एक साइंटिस्ट कैसे बना उन हालात से निकल करके जिन हालात में लोग कत्ल हो रहे थे। और मैं दर्शकों को बोलूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वो इंटरव्यू जाकर जरूर देखें, क्योंकि प्रोफेसर यशपाल ने उसमें जितनी भी बातें बताई हैं, चाहे वो भाभा सर के साथ कॉस्मिक रेस पर एक्सपेरिमेंट की बात हो, चाहे वो पार्टीशन के बाद किस तरह से उन्होंने अपनी बीएससी अधूरी जो छोड़ दी थी पाकिस्तान में उस समय, वो यहाँ आके डॉक्टर कोठारी की मदद से उन्होंने कंप्लीट करी हो, या कोई भी और काम हो, या नेहरू और गांधी के ऊपर जिस तरह गुस्से में वो होने जा रहा था, अटैक होने जा रहा था कैंप के अंदर, उसमें वो खड़े हुए जाकर के, तो बचाने के लिए बापू को और नेहरू को। ये सारी कहानियां जो हैं, ये आज की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्टीशन के बाद साइंस इस तरफ तो हमने काफी कुछ किया है, काफी कुछ हम लोगों ने अचीव भी किया है, और काफी कुछ कह सकते हैं कि हम लोग अभी तो फिलहाल हम लोग भी ग्रोइंग नेशन ही हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट ये जो आइडियल्स रहे हैं सर, आपके कोई ऐसे मैंने डॉक्टर टीवी से भी मैंने ये बात पूछी थी, आपके कोई ऐसे आइडियल रहे हैं जिनका आपने सोचा हो कि यार इनका इंटरव्यू करना है, बट उनका इंटरव्यू किन्हीं रीजंस की वजह से आप नहीं कर पाए हो? ऐसे कई लोग थे, जिनमें खासतौर से यंग लोग थे, कुछ ऐसे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनको वक्त ही नहीं मिल पाया। मैंने कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, कुछ इंटरव्यूज, ब्राइट यंग लोग जो थे, और ये खुशी की बात है कि वो इतना काम कर रहे थे कि उनको टेलीविजन पे आने के लिए वक्त नहीं मिल पाया, पर कई लोग ऐसे थे जिनको हम कवर नहीं कर पाए थे। जी। आपने कभी डॉक्टर कलाम से मुलाकात करी, कभी उनसे? हाँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाने के लिए उनके घर भी गया था, उनसे बातचीत हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में वो आए भी थे। वो साइंस कम्युनिकेशन के ऊपर ही थी कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। उससे ज़्यादा मैं उन्हें नहीं जानता था। जी। उसके बाद उनकी जो कहानी है वो भी मैं पढ़ रहा था, कई बार उनके बारे में पढ़ता हूँ, और काफ़ी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ता हूँ। काफ़ी कहानियाँ तो खैर सबकी इंस्पायरिंग होती ही हैं, जो कुछ भी बड़े नाम निकल कर आते हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के। स्वामीनाथन के साथ जब मैं इंटरव्यू करने गया, मैं जानता था दिल्ली में, पर वो ऐसी मुलाकात थी कि मैं ही जानता था, वो नहीं जानते थे मुझे। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन वो इतने सिंपल आदमी थे, जिस तरह यशपाल साहब बहुत सिंपल थे, उसी तरह से स्वामीनाथन भी बहुत सिंपल आदमी। उनसे कहा मैंने कि मैं यहाँ हूँ, टीम यहाँ पर है, आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, उन्होंने फौरन तैयार हो गए। ये जाहिर है कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, अभी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, और वो अपने ऑफिस उन्होंने खुलवाया,
खास तौर से इसके लिए, जब मैं ऑफिस में घुसा वहां पर, तो एक बाहर हॉल था, हमें एक दूसरे हॉल में उनका इंटरव्यू करना था। और ये बड़ा सा हॉल, मतलब ऐसा होगा कि ये 25 फीट बाई 25 फीट का होगा, और उसमें कबर्ड बनी हुई थी चारों तरफ, और चारों तरफ उनके जितने अवार्ड उनको मिले वो सारे अवार्ड वहां रखे हुए थे। वो कम से कम 500,000 के बीच में कहीं अवार्ड्स रहे होंगे उनके। मुझे खुद इतना बड़ा झटका लगा उन अवार्ड्स को देख करके कि मैं इस आदमी को अब इंटरव्यू करने जा रहा हूं, क्या मैं जस्टिफाई कर सकता हूं? वहां से आपको नर्वसनेस आना चालू हुई? हाँ, वो नर्वसनेस, बड़ी नर्वसनेस थी मेरे लिए। और जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात थी, इसको कहते हैं बड़ा आदमी होना। उनके इंटरनेशनल अवार्ड्स उसी तरह से रखे हुए थे जिस तरह से स्कूल वालों ने उनको किसी छोटे से गांव के स्कूल ने जैसे अवार्ड दिया है। तो उनके दिल में मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उनको जो एग्रीकल्चर में दिया जाता है वो उनको मिला हुआ था, उसके बराबर में एक गांव के स्कूल का अवार्ड भी साथ में रखा हुआ था। और ये पूरे में इसी तरह से था कि कोई खास अवार्ड मुझको मिला है तो मैं उसको अलग तरह से रखूं लगा करके और सबको दिखाने की कोशिश करूं, ऐसा कुछ नहीं था। ये होता है बड़ा आदमी, ये होता है बड़ा साइंटिस्ट जी। और मैंने जब वेंकी को इंटरव्यू किया था तब भी एग्जैक्टली यही फीलिंग पैदा हुई थी। उनको अभी ही नोबेल प्राइज मिला था, हिंदुस्तान आए थे, मैंने बात की, वो तैयार हो गए इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन वो और कैमरे वाले जो आ गए थे बाहर इकट्ठा हो गए थे, उनको चिल्ला के कह रहे थे कि मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। ये होता है हम्बल होना। और जब हम लाइन में खड़े हुए विज्ञान भवन में, तो मैं उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर गया, तो मैंने कहा आप लाइन से इधर से आ जाइए, आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपका प्रोग्राम है आज। वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनका प्रोग्राम था जो हमने ऑर्गेनाइज किया था। मैं नहीं, लाइन में ही खड़ा हूँ। और लाइन में खड़े होकर के ही मेरे साथ, मुझे भी लाइन में खड़ा होना पड़ा उनके साथ। लंबी लाइन थी उनको सुनने वालों की, तो पर वो लाइन में खड़े होकर के अंदर गए। बोले इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, एक झोला पड़ा हुआ था कंधे के ऊपर उनके, और वो अंदर जा। इसको कहते हैं बड़ा आदमी होना। बड़ा आदमी जेड सिक्योरिटी से नहीं बनता। एक फकीरी थी उनमें। फकीर हैं जो याद रखे जाते हैं, जो जेड सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको बुला दिया जाता है। सर, आप न्यूज़ डिबेट्स में कई बार पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, एक मीम बड़ा चला था जब ग्रहण पर चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए तब जो आपने एक बाइट ली थी, वो बिट पूरे यूट्यूब और फेसबुक पर फैला हुआ है, जो कि काफी लोगों ने देखा होगा। उस समय उस बारे में हमें कुछ बताइए। जब वो पर्पसफुली था, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो पर्पसफुली था या फिर? इससे पहले बताता हूं, एक बार एनडीटीवी के ऊपर डिबेट थी, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वहां एक पंडित जी जो हैं वो बहुत देर से पत्थरों के ऊपर कि ये वाला पत्थर ऐसा होता है और इसका ये असर होता है, नीलम ऐसा होता है, नीलम वैसा होता है, और पन्ना ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, वो चले ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं देर तक सुनता रहा। फिर मैंने कहा कि मैं पंडित जी की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और खास तौर से अंगूठी के पत्थर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये पत्थर तब इंपॉर्टेंट है जब अकल पे पड़ जाए। तो वो भी इतना ही मशहूर हुआ था, वो भी बहुत रिपीट किया गया था, बहुत हंगामा हुआ था उसके ऊपर
ये क्या स्टेटमेंट दे दिया। एक शायद और था सर, जब शायद केदारनाथ में बाढ़ आई थी, बादल फटे थे, तब भी शायद एक आया था कि एक पंडित जी न्यूटन का प्रिंसिपल बता रहे थे एक्शन और रिएक्शन का। ये मुझे याद है, ये मैंने शायद न्यूज चैनल पर देखा था, उस समय मैं भी काफी छोटा था, तब मैंने देखा था। तब न्यूज पे शायद आपने ही बोला था कि अभी ये न्यूटन ने तो बहुत अच्छा प्रिंसिपल दे दिया कि एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, बट अभी हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वहां पर हुआ क्या है। क्या वो एक एक्शन रिएक्शन प्रोसीजर है या फिर वो एक ऐसा नेचुरल प्रोसीजर है जो पीरियोडिक है, जो चल रहा है। राइट। ज्यादातर हमारे यहाँ जो इस तरह के लोग हैं जो भ्रम और भ्रांतियां फैलाते हैं और खास तौर से उसमें धर्म को मिला देते हैं, वो मुल्ला हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो लोग अपनी जबान के जोर के ऊपर आपको चुप करना चाहते हैं, और अगर उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो मारपीट पे उतर आते हैं। तो जाहिर है चैनल के ऊपर मारपीट करना मुश्किल होती है उनके लिए। उन्हें अगर कोई उतनी ही तेज जबान वाला मिल जाए तो फिर उनकी जबान बंद हो जाती है। तो जैसे एक बार बातचीत कर रहे थे कि भाई ज्योतिषी जो हैं वो सारे के सारे आपको बता सकते हैं कि कहाँ जाते, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो मैंने देखा है कि पहले ज्योतिषी जो हैं वो सड़क के किनारे बैठते थे और तोता होता था उनके पास, अब उनके पर लग गए हैं ज्यादातर ज्योतिषियों को, अब वो हवाई जहाज में उड़ने लगे बजाय तोते के साथ बैठने के। तो जबान का जोर आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन आप जबान से का इस्तेमाल करके भ्रांतियां फैलाने वालों को अपनी जमीन छोड़े बिना चुप भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने और हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे यहाँ साइंटिफिक लीडरशिप ने ये काम नहीं किया है, जो बहुत जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर भ्रांतियां अभी भी जड़ पकड़े हुए हैं। और ये जो हुआ ग्रहण काल का उस दिन वो चैनल शायद आज तक था, क्योंकि और चैनल्स पे मैंने जाना बंद कर दिया, मैं उनको एंटी नेशनल समझता हूँ। तो जैसे जी न्यूज हुआ वो एंटी नेशनल है, वो रजत शर्मा की एक है, वो उसको भी मैं एंटी नेशनल ही समझता हूँ, और अर्नब गोस्वामी की जैसी है उसको। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये लोग दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं एंटी नेशनल होने का, तो खुद एंटी नेशनल हैं, क्योंकि ये विभाजन देश के अंदर लगातार करने। इनसे बड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं है ऑन व्हाट्सएप। मतलब मैं इनको एंटी नेशनल मानता हूं, तो इसलिए इन चैनल्स के ऊपर नहीं जाता जी। बहरहाल आज तक हद क्रॉस नहीं की है, कई बार कर भी देते हैं, पर वो हमेशा विभाजित करने में दिमागों को नहीं लगे रहते, और एंटी साइंस उतने नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह से आपका टाइम चाहिए, मैंने उनसे हाँ कह दिया था और उठने में देर हो गई। मैं रात को लेट सोने वालों में से हूँ और देर से उठने वालों में, तो नाश्ता नहीं किया था। मैंने सोचा लंबा 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, तो अपना नाश्ता जो है आधा अधूरा यहाँ से करके और वहीं उस कमरे में बराबर के ले गया जहां बैठ के मुझे ये करना था, वहीं रखा हुआ था। अब ये जो ज्योतिषी जी उन्होंने बिठा रखे थे, वो बार बार 2-3 बार, मतलब हर बार आए और कहें कि खाना नहीं चाहिए और चीजें अपवित्र हो जाती हैं और उसके अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या साइंस बखार रहे थे। एक बार सुन लिया, सोचा ब्रेक होगा तो खाऊंगा, अगली बार फिर आ गए ब्रेक के बाद, तो जो बचा हुआ था वो मैंने उठा करके खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं। एंकर साहिबा ने तब याद दिलाया कि जहां आप बोल रहे हैं कि ग्रहण काल में खाना नहीं चाहिए, वहां सर आपको खाना खा के बता रहे हैं। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शंस स्पीक मच मोर देन वर्ड्स जी। सो दैट वाज वन ऑफ द ओकेजन्स जहां एक्शन वाज रिक्वायर्ड प्रोबेबली। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको कम्युनलाइज भी करने की कोशिश की, पर ज्यादातर लोगों ने, 99% लोगों ने तो उसको अप्रिशिएट ही किया कि ये भ्रांति है, ये मिथ है, सुपरस्टिशन है,
और खाने में कुछ नहीं होता और खा लेना चाहिए। पर जिन्होंने कम्युनलाइज करने की कोशिश की वो बहुत जाहिल लोग थे, क्योंकि उनके उन्हें बारे नहीं में मालूम बात कि ये भ्रांति मुसलमानों में भी उतनी है, वो भी नहीं खाते हैं उस दौरान, और बाकी सब में भी है। ये हमारे देश में ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था, ये सिर्फ सिख ईसाई का सवाल नहीं था, ये यकीन कि उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, ये सारे धर्मों में है। ये तो धर्म सारे एक ही हैं, वो कहने वाले कहते हैं। और धर्मों में अगर कहा जाए कि इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा सर्वे किया उन्होंने कि कितने लोग जो हैं वो उस दौरान खाते नहीं है। वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश है इंडोनेशिया। 75% लोग नहीं खाते। जी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो सर्वे ये बताता है कि पिछले 20 सालों में कम हुआ है और यंगर जनरेशन जो है वो अब उसको नॉर्मली ले रही है। लेकिन ये भ्रांतियां तो, सुपरस्टिशन तो सभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जी। तो सर, टीवी डिबेट्स पे आप जाते हैं, काफी चैनलों पे नहीं जाते हैं, कुछ चैनलों पे जिन पे भी आप जाते हैं, आपको ये नहीं लगता कि टीवी डिबेट्स जो हैं वो साइंटिफिक जो टेम्पर है हमारे जो स्टूडेंट्स के बीच में साइंटिफिक टेम्पर है उसको बहुत कम कर रहा है? चाहे हम टीवी डिबेट्स की बात कर लें, चाहे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बात कर लें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात कर लें, ये सब चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक टेम्पर को कहीं ना कहीं मार रही हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, शॉर्ट इंटरव्यूज़। मेरे इंटरव्यूज़ से कई लोगों को शिकायत रहती है कि वो इंटरव्यूज़ आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के होते हैं। मैं छोटे इंटरव्यूज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि छोटे इंटरव्यूज़ में कितनी नॉलेज हम लोग पहुंचा सकते हैं। करेक्ट। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा मानना ये है कि जो टेलीविजन की डिबेट्स हैं उनका एक अपना पर्पस है जी। और इसके बावजूद कि हमारे देश ऐसा देश है जिसके संविधान में दुनिया में पहली बार साइंटिफिक टेम्पर को ड्यूटी माना गया हर सिटीजन की। जी। अगर हर सिटीजन की ड्यूटी माना जा रहा है तो हर इंस्टीट्यूशन की भी ड्यूटी माना जा रहा है। जी। राइट। तो हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसका ये दायित्व है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करे। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से चैनल्स आई, उन्होंने देश में भ्रांतियों का बाजार दिखाएगा और उन्होंने डेलिबरेटली इंस्ट्रक्शंस दे दे के प्रोड्यूसर्स को और कैमरा पर्सन्स को भेजा कि किस तरह से कहां वो मिथ, सुपरस्टिशंस तलाश कर सकते हैं और धर्म के नाम के ऊपर। और ये मेरा ख्याल से बहुत लोग मेरे को इस पर थोड़ा मेरे ऊपर नाराज भी होंगे, बट ये मैं कह सकता हूं कि ये 2012 से पहले कुछ शुरू हुई थी ये बातें, 2010 के करीब, जब एक चैनल स्वर्ग की सीढ़ियां दिखा रहा था। बिल्कुल, वहां से ये बात शुरू हुई। बिल्कुल कि न्यूज चैनल्स पर भी एंटरटेनमेंट आ गया, बजाय कि एंटरटेनमेंट और वो फालतू की ये जितनी भी एंटरटेनमेंट नहीं, ये एंटी नेशनल हरकत है। अगर हमारे संविधान ये कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर फैलाना जरूरी है, आपकी ड्यूटी है, तो अगर इस ड्यूटी को कोई नहीं मान रहा है तो वो एंटी नेशनल है। उस समय की शुरू हुई जो चीजें हैं उनका रिजल्ट्स हम अभी देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात जी। लेकिन ये कि कोरोना के पीरियड में ये बात साफ हो गई कि आम जनता कहीं ज्यादा साइंटिफिक है और साइंटिफिक जानकारी ग्रहण करना चाहती है। जी। मुझे कोई भी एक आदमी या एक मॉल या एक दुकान या एक संस्थान ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो बोतल में आपके हाथ गौमूत्र से धुला रहा हो। ये बैकग्राउंड में जो हंसने की नॉइस आ रही है, ये मेरे कैमरा पर्सन्स हैं जिन्हें आज बड़ा मजा आ रहा है सर की बातें सुन सुनकर। नहीं, ये बड़ी बात है, मैं सीरियस बात कह रहा हूं। शुरुआत के पीरियड में टेलीविजन्स ने एक बड़े लार्ज लेवल के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया कि गौमूत्र से और गोबर लगाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। जनता ने इसे नहीं माना। जनता ने नींबू और एक पार्टी भी निकल कर आई थी।
पार्टी हुई थी, पार्टी में एक आदमी मर भी गया बंगाल में, गौमूत्र पिलाने की वजह से ये भी हुआ। लेकिन आम जनता ने सैनिटाइजर्स तो बहुत जल्दी अपना लिए, जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है जी। हमने उससे पहले सैनिटाइजर्स की बोतल नहीं देखी थी कोरोना के पीरियड से, पर जनता ने अगले 2 महीने में ही देश के अलग अलग कोनों में सैनिटाइजर्स को अपना लिया। कहां से आई ये इंफॉर्मेशन? ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी। साइंटिस्ट कह रहे थे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, जनता सैनिटाइजर्स की तरफ बढ़ी, गौमूत्र की तरफ नहीं बढ़ी। जी। और जहां तक सर आपने बोला कि कल्चर नहीं था हमारा, तो मैं एक चीज मानता हूं कि हमारा कोई कल्चर ऐसा है ही नहीं। बड़ा फ्लेक्सिबल सा कल्चर है भारत का, बिल्कुल, जो चीजों को हम लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, आज तक एक्सेप्ट करते आए हैं और आगे भी होपफुली एक्सेप्ट करते रहेंगे। और अगर हमारे यहाँ का आम आदमी जो है वो पूरी तरह से साइंटिस्ट की इज्जत करता है। जी हाँ, उसको कहीं ज्यादा भरोसा है साइंटिस्ट के ऊपर, साइंटिस्ट तक पहुंच नहीं है उसकी। जी हम साइंटिफिक कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। जो साइंस के फल हैं वो टोकरी में रख करके, झाबी में रख करके, ठेले में उन रख तक करके पहुंचाए। उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी हम में कमी है, हमारे आम जनता में नहीं है। जब वो हमसे निराश हो जाता है तब वो सूदसेयर के पास जाता है, हाथ दिखाने की कोशिश करता है, पंडित जी के पास जाता है, बाबाओं के पास जाता है, मुल्लाओं से तावीज लेता है। ये सब कुछ वो करना पड़ता है उसको। पर अगर साइंटिफिक कम्युनिटी आगे बढ़कर उस तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो उसको ही ग्रहण करता है, जैसा कोरोना में साफ दिखाई दिया। जी। तो ये चीज आप लोगों को गौर करनी चाहिए कि क्या चीज सर ने बोली है, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर सर ने ध्यान लाने की कोशिश करी है। आखिरी कुछ सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू अगले बार अगर मिलेंगे तो हम लोग इंटरव्यू दोबारा से सर के साथ करेंगे, और कोशिश करूंगा कि सर के साथ और भी लोग हों ताकि हम लोग एक डिस्कशन हम लोग साइंटिस्ट का रख पाए। सर आज के टाइम पे YouTube पर, जैसे मैं साइंस कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं और भी कई लोग साइंस कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई लोग हैं जो साइंस और मिथ को मिलाकर बताते हैं, कई लोग हैं जो साइंस को मिथ से बहुत ज्यादा ही मिलाते हैं। उनको आप एक तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे, और दूसरा जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं हमारे, मेरे जैसे जो मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? साइंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अपने को खुद परखती रहती है। जो आज कहा है वो कल सच है या नहीं है। इसलिए साइंस में सच से ज्यादा जरूरी है सच की तलाश। जी। और अगर साइंस कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं, ये आपका जो आखिरी सवाल था उससे रिलेटेड है, अगर हम साइंस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें साइंस की उपलब्धियों के बारे में बताना होगा, साइंस का इस्तेमाल आज कैसे कर सकते हैं, और ये बताना होगा कि कल अगर नया डेटा आए तो फिर हम बात को बदलेंगे। हम कहेंगे कि आज बेहतर रिजल्ट्स की आधार के ऊपर हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। साइंस कम्युनिकेटर का खाली यह काम नहीं है कि वो डेटा, इंफॉर्मेशन, लॉज लोगों तक पहुंचा दे। जी। क्योंकि कल को लॉज बदल सकते हैं, डेटा बदल सकता है, इंफॉर्मेशन बदल सकती है। साइंस की सबसे खूबसूरत चीज बताना बहुत जरूरी है कि पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए साइंस हमेशा तैयार रहती। जी। और अगर कोई पुरानी मान्यताओं को नए डेटा के आने पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस का सवाल है। इसका सवाल नहीं है कि वो कौन से धर्म की बात कर रहा है, इसका सवाल नहीं है कि वो साइंस की बात कर रहा है। अगर पुरानी साइंस में भी यकीन रखता है वो और पुराने कंक्लूजन्स पे जा रहा है तो वो भी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस के ही दायरे में आएंगे। इसलिए साइंस कम्युनिकेटर को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा। वो जरूरी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन बट इट्स नॉट सफिशिएंट। साइंटिफिक
टेम्पर बनाना लोगों के बीच में, साइंटिफिक विजन पहुंचाना, दृष्टि पहुंचाना, ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग साइंस टू द पब्लिक। जी, तो थैंक यू वेरी मच सर। आपके जो भी हमने आपसे सवाल पूछे, आपने बड़े ही अच्छे से उनका जवाब दिया और बड़े ही ज़्यादा कुछ सवाल जो थे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहे, कुछ जवाब जो हैं जनता अब डिसाइड करे कि उनका क्या पक्ष है, अब जनता उसके बारे में बात करे। तो अब बात सीधी सी यही है कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि साइंटिफिक टेम्पर आप लोगों को अपने अंदर और अपनों के अंदर डेवलप करना है या फिर तमाम तरह की भ्रांतियों में आप लोगों को पड़े रहना है। रोजेंडर हमेशा आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाता रहा है जो साइंस की फील्ड में काम करते रहे हैं, और अब क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा पहुंच में आ गए हैं तो आप लोगों को बड़े बड़े साइंटिस्टों से भी मिलवाते हैं। साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इतने हम्बल हैं कि हमारे चैनल पर आकर हमको इंटरव्यू देते हैं, आप लोगों को नॉलेज देते हैं। तो अभी भी वक्त है, साइंस को पढ़िए, साइंस को समझिए और समझाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच।